नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी एजुकेटर सेजल पवार, आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी रूम से आपका स्वागत करती हूं। तो बच्चों, आज से जो है हम हमारे कक्षा 8वीं के विज्ञान के अध्याय पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें हम हमारा पहला अध्याय पढ़ेंगे, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम सीखेंगे बच्चों कि किस प्रकार से हमारे किसान भाई जो है फसल उगाते हैं, साथ ही में उसका प्रबंध, यानी कि किस प्रकार से जब फसलें उग जाती हैं, कट जाती हैं, तो वो हम तक पहुंचती है, हम ये जानकारी को इकट्ठा करेंगे। तो ओवरऑल बच्चों, हम क्या करने जा रहे हैं, हम जो है एक किसान बनने जा रहे हैं। हम हमारी काल्पनिक दुनिया में एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा लेंगे, उस पर वो सारी क्रियाकलाप करेंगे जो हम इसमें सीखेंगे, और फिर उस फसल की कटाई कब करेंगे बच्चों, सारे प्रश्नों का जवाब दे करके हमारे एग्जाम्स में। इस प्रकार से जो है हम हमारा अध्याय नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि जो हमारे फसलों के माध्यम से, फलों के माध्यम से हरे पेड़ पौधे जो हैं हमें भोजन प्रदान करते हैं। तो जो हमें भोजन प्रदान कर रहा है, हमें ये भी तो जानना जरूरी है कि उन्हें किस प्रकार से भोजन मिल रहा है। तो बच्चों, जो हमारे हरे पेड़ पौधे हैं, उन्हें प्रकृति ने वरदान दे रखा है कि भाई तू जो है, जब तक मैं हूं तब तक तुझे किसी के ऊपर भी अपने खाने के लिए निर्भर नहीं होना पड़ेगा। जिस क्रिया की वजह से हरे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, उसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। क्या कहा जाता है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो हमारे हरे पेड़ पौधे हैं, वो मिट्टी के द्वारा किसको सोखते हैं? पानी को सोखते हैं। पानी लेते हैं, वायुमंडल से किसका क्या लेते हैं? कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। और बच्चों, जो हमारे हरे पेड़ पौधे होते हैं, इनकी पत्तियों में जो है एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की सहायता से और रोशनी, यानी कि हमारे सूर्य की ऊर्जा के साथ मिल करके ये क्या बना लेते हैं? ये अपना खाना बना लेते हैं। किस रूप में? C6H12O6 के रूप में। और साथ में हमें क्या प्रदान करते हैं? हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों? इस रासायनिक क्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण, जिसके द्वारा हरे पौधे जो है अपना खाना बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। मैम, क्योंकि हमें भूख लगती है। तो बच्चों, आपको भूख क्यों लगती है? क्योंकि मैम हम सारे काम करते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम खेल कूद करते हैं, इसलिए जो है हमें भूख लगती है। और भूख का लगती है तो हम खाना खाते हैं, और खाने से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ताकि हम ये सारे काम जो है वापस कर सकें। तो ठीक है बच्चों, माना कि आपकी जितनी भी बाहरी क्रियाएं करते हैं, उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसलिए जो है आप आपका खाना खाते हैं। पर बच्चों, कोरोना के समय तो कोई भी बाहर नहीं गया, किसी ने स्कूल नहीं गए। आपने क्या किया है? आपने घर बैठे सिर्फ अपना फोन चलाया। फिर भी बच्चों, 2 टाइम जो है आपने आपका खाना नियमित रूप से खाया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें सिर्फ बाहरी क्रियाओं के लिए ही ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। हमें हमारे शरीर के अंदर जितनी क्रियाएं चलती रहती हैं, उस जो हमें जीवित रखती हैं, उनके लिए भी हमें क्या चाहिए होती है? हमें ऊर्जा चाहिए होती है। जैसे कि बच्चों, खाने पचाने की क्रिया, पाचन क्रिया, श्वास क्रिया, यानी कि अगर हम सांस ले रहे हैं, हम हमारा खाना पचा रहे हैं, हम जो है दिल धड़का रहे हैं, दिल को धड़कने दो। इन सारी क्रियाओं के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ये सब करने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें किसके माध्यम से मिलती है? हमें हमारे भोजन से मिलती है। जैसे कि बच्चों, हमने जो है ये एक पेस्ट्री खाई, अब ये क्या होगी? ये हमारे शरीर के अंदर जाएगी, साथ में ही ये क्या करेगी? सारी भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से ये उस रूप में जाएगी जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और ताकि हम ये सारे काम जो है कर सकेंगे। अब हमारे जंतुओं में भोजन का स्रोत क्या है? बच्चों, हम जो है हमारा खाना खुद नहीं बना सकते। जिस प्रकार से हरे पेड़ पौधे अपना खाना बना सकते हैं, तो हम किस पर निर्भर होंगे? हम पौधों पर और पशुओं पर निर्भर होंगे हमारा खाने के लिए, हमारे खाने के स्रोत के लिए। तो जो हरे पौधे हैं बच्चों, वो हमें क्या क्या भोजन के रूप में क्या क्या देंगे? अनाज देंगे, सब्जियां देंगे, और जो है हमें फल फ्रूट्स देंगे। ये सब के लिए हम किस पर निर्भर हैं? हम पौधों पर निर्भर हैं। फिर पशु से हमें क्या क्या मिलेगा? हमारे भोजन के क्या क्या स्रोत हमें पशु से मिलेंगे? दूध मिलेगा, मांस मिलेगा,
दूध, मांस मिलेगा और अंडे मिलेंगे। तो इसके लिए हम किस पर निर्भर हैं? हम पशुओं पर निर्भर हैं। तो बच्चों, हमारे जंतुओं में भोजन के कितने स्रोत हैं? 2 स्रोत हैं। कौन-कौन? एक तो पौधे और दूसरे पशु। पौधे से मिलती है हमें अनाज मिलती है। अनाज में धान मतलब कि गेहूं, चावल, ये सारी चीजें मिलती हैं। फिर सब्जियां मिलती हैं और फल मिलते हैं। पशु से हमें जो है दूध, मांस और अंडे का प्रदान होता है। अब बच्चों, हम जो है सिर्फ भारत में ही 130 करोड़ की जनता है। अगर पूरे विश्व में देखा जाए, पूरे विश्व में तो 700 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है। तो अब इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर हमें 2 समय भोजन प्रदान कराना है, क्योंकि बच्चों हर मानव की 3 सबसे जरूरी चीजें क्या है होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। तो बच्चों, हमें जो है अगर उन्हें खाना प्रदान करना है, 700 करोड़ की आबादी को अगर हमें पेट भरना है उनका, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना होगा, लगातार उत्पादन करना होगा। साथ ही साथ में जितना उत्पादन हम कर रहे हैं, जितनी उपज हम कर रहे हैं, उसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान रखना होगा कि वो खराब ना हो, क्योंकि फसलों का सबसे ज्यादा क्या चीज होती है बच्चों कि ये या तो सड़न लगने से खराब हो जाती है, या बाहर खुले में पड़े रहने से अगर बारिश लग गई तो हमारी जो फसल है वो खराब हो जाती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना होगा, उचित प्रबंध करना होगा ताकि हमारी जो फसल है वो खराब ना हो। साथ ही में उसका वितरण का ध्यान रखना होगा कि हम जो है 700 करोड़, 130 करोड़ की जो ये जनसंख्या है, इन तक जो है हमारा हम जो उगा रहे हैं, जो हमारी फसल है वो पहुंचा सके, भोजन को उन तक पहुंचा सके। अब हम देखेंगे बच्चों कि हमारी कृषि का इतिहास क्या है, किस प्रकार से कृषि जो है हमारी जीवन शैली में आई। बच्चों, 10,000 साल पहले तक हम जो मनुष्य थे, हम क्या थे? घुमंतु थे। क्या थे बच्चों? घुमंतु थे। क्या करते थे हम क्या खाते थे? कच्ची फल सब्जियां खाते थे। जंगल में हम रहते थे। तो हम क्या करते थे? जहां पर भी हमें ज्यादा खान पीन दिखता था, हम वहां पर जो है अपना रेंग बसेरा करते थे, वहीं रुक जाते थे। फिर वहां से जो है अगर सूखा पड़ जाता था या फिर वहां से सारी चीजें जो है खाने पीने की खत्म हो जाती थी, तो हम क्या करते थे? हम वहां से जो है दूसरी जगह पे चले जाते थे, दूसरी जगह ढूंढते थे जहां पे हमें ये सारी चीजें उपलब्ध होती थी। हम वहां पर अपना वापस से ठिकाना बना लेते थे। फिर क्या होता था? धीरे धीरे बच्चों, लोगों के दिमाग की बत्ती जली। धीरे धीरे जो है हमने नुकीले हथियार बनाना सीखे। फिर साथ में जो है एकदम से किसका आविष्कार हुआ? आग का आविष्कार हुआ। तो धीरे धीरे हम क्या करने लगे? हम जो है शिकार करने लगे। शिकार के साथ साथ में जब आग आ गई तो हम उस खाने को पका करके खाने लगे। अब जब हम ये चीजें करने लगे तो धीरे धीरे जो है कालांतर जो है हमारे जीवन शैली में खेती आई। लोग खेती करने लगे, गेहूं, चावल, ये सब चीजें जो है वो उगाने लगे, और इस प्रकार से जो है कृषि हमारे इतिहास में प्रारंभ हुई। अब बच्चों, हम देखेंगे कि फसल किसे कहते हैं। मैंने बार बार आपको कहा कि हम इस अध्याय में क्या पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार से जो किसान है वो फसल बोते हैं, उगाते हैं, फसल उगाते हैं। तो आप बोलोगे कि अब ये भी तो देखें कि फसल मोटे तौर पे हम बोलते किसको है। तो बच्चों, एक ही किस्म के पौधे अगर किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाए तो उन्हें फसल कहा जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं गेहूं की फसल, कि भाई फलाना किसान ने जो है गेहूं की फसल बोई है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि उसने जो अपनी जमीन है, एक बड़ी सी जो जमीन जिस पर वो खेती करता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ किसके पौधे बोए हैं? सिर्फ और सिर्फ गेहूं के पौधे बोए हैं। तो इसे क्या कहा जाएगी? इसे गेहूं की फसल कही जाएगी। एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाए तो इसे फसल कहा जाता है। इस प्रकार से ये सारे जितने भी पौधे आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये किसके हैं? ये गाजर के हैं शायद, इसीलिए जो है इसे किसकी फसल कही जाएगी? गाजर की फसल कही जाएगी। अब हम देखेंगे बच्चों भारत में फसलों का वर्गीकरण। बच्चों, हम जो है अनेकता में एकता का देश है। हम जो है पग पग पर हमारी जो है वेशभूषा बदलती है, हमारा खान पान का तरीका बदलता है, हमारी जो है भाषा बदल जाती है। उसी प्रकार से बच्चों हमारे क्षेत्र में क्षेत्र दर क्षेत्र जो है हमारी जितनी भी प्राकृतिक आप चीजें हैं वो भी बदलती हैं। कहीं कहीं पर जो है वो बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो कहीं पर जो है बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, तो कहीं पर जो है बहुत ज्यादा ठंड गिरती है। तो इस हिसाब से बच्चों वहां की जो फसलें हैं
वो भी उसी प्रकार से हम बोते हैं। जैसे कि जहाँ बारिश ज्यादा होगी वहां उस प्रकार की फसलें बोई जाएंगी जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा लगती है, जैसे कि चावल की फसल। जहां पर जो है बच्चों ठंड ज्यादा होगी तो वहां पर क्या होगा, उस प्रकार की फसलें बोई जाएंगी जो ठंड में उगाई जाती हैं, जिनको ठंडा मौसम ज्यादा चाहिए होता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी। अब जहां पर जो बच्चों तापमान ज्यादा होता है, मतलब गर्मी ज्यादा होती है, तो वहां वैसी फसलें उगाई जाएंगी जिसमें जो है पानी की आवश्यकता कम लगती हो, जैसे कि ज्वार, मक्का। फिर इतनी विविधता होने के बावजूद, हर जगह जो है अलग अलग प्रकार का क्षेत्रफल होने के बावजूद बच्चों, हमने जो है हमारी फसलों को ऋतुओं के हिसाब से दो में बांटा है। कौन कौन सी? पहली होती है खरीफ फसलें और दूसरी होती है बच्चों रबी की फसलें। कौन कौन सी फसलें बच्चों? पहली होती है खरीफ की फसलें और दूसरी होती है रबी की फसलें। इनको हमने किसके आधार पर बांटा है? ऋतु के आधार पर बांटा है। किन के आधार पर बांटा है ये ध्यान रखना है हमें कि हमें इसे हमने ऋतुओं के आधार पर बांटा है। खरीफ फसलें बच्चों वो होती हैं जो हम वर्षा ऋतु में बोते हैं। कब बोई जाती है? इन्हें वर्षा ऋतु में बोई जाती है। जब गर्मी होती है बच्चों, तब जो हमारा किसान है वो अपने खेत को तैयार करता है फसलों के लिए, और फिर जैसे ही पहली वर्षा होती है उसके बाद जो है वो अपना खेत में ट्रैक्टर लेके या हल लेके आता है और अपनी पहली फसल बोता है साल की, जिसे कही जाती है खरीफ की फसलें। ये कब बोई जाती है? वर्षा में। पहली वर्षा होगी, जैसे ही बंद होगी उसके बाद जो है खरीफ की फसलें किसान बो देता है। ये कब से कब तक वर्षा ऋतु हमारे यहाँ चलती है बच्चों? जून से सितंबर तक चलती है, यानी सितंबर तक ये फसलें रहेंगी। फिर ये जो है जब पक जाएंगी, इनको किसान जो है वो काट लेगा और फिर अपनी अगली फसल की तैयारी करेगा। फिर बच्चों इसके जो है उदाहरण हम देखेंगे। इसके उदाहरण होते हैं धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। धान, मक्का, बोलो बच्चों, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। याद रखने हैं बच्चों इसके उदाहरण, ये परीक्षा में जरूर आते हैं। ये किसके पौधे हैं हमारे? ये हो जाएंगे कपास के, है ना। ये कॉटन भी इसी प्रकार से होता है। फिर ये जो है ये किसके हैं? ये मूंगफली के हैं। तो खरीफ फसलें में हमें दो चीजें याद रखनी है। पहली कब कि इसे कब बोया जाता है, इन फसलों को कब उगाया जाता है? वर्षा ऋतु में बोया जाता है। और इसके जो है उदाहरण है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। अब बच्चों जब हमारी खरीफ फसल जो है वो कट जाती है, सितंबर के बाद जब ये कट जाएंगी, पक के जो इन्हें काट दिया जाएगा, इसके बाद जो है थोड़ी बहुत तैयारी करके हमारा जो किसान है वो अपनी दूसरी फसल बोता है, जिसे कहा जाता है रबी की फसलें। ये कब बोई जाती है बच्चों? ये ठंड में बोई जाती है, यानी कि शीत ऋतु में बोई जाती है। जैसे ही खरीफ की फसलें कटेंगी, कुछ समय के बाद जो है रबी की फसलें किसान बो देगा। इसमें जो है बारिश का इंतजार वो नहीं करता है। तो बच्चों इसके जो है उदाहरण क्या है? गेहूं, चना, मटर, सरसों एवं अलसी। बच्चों आपने देखा होगा जो हीरोइनें होती हैं वो गेहूं जो एकदम पीले खेत में स्वेटर पहन के चुन्नी ओढ़ के जाती हैं, तो आप इससे ध्यान रख सकते हैं कि ये कौन सा मौसम है? ठंड। स्वेटर पहनती है वो, इसलिए ठंड का मौसम है। और पीली कलर की जो है खेती आती है वो किसकी होती है? वो गेहूं चने की होती है, सरसों की होती है। तो रबी की फसलों में हमने क्या क्या उदाहरण देखे? गेहूं, चना, मटर, सरसों एवं अलसी। तो हम एक बार और याद करेंगे। हमने देखा है सबसे पहले खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों में हमने देखी थी कौन कौन सी? हमने देखी थी धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। फिर अब हमने देखी रबी की फसलें। वो कौन कौन सी होती हैं? गेहूं, चना, सरसों, मटर और अलसी। इस प्रकार से हमने ऋतुओं के हिसाब से दो वर्गों में हमारी फसलों को बांटा, जो कि थी खरीफ और रबी की फसलें, और इसके उदाहरण हमने याद कर लिए। बच्चों अब जो है हम हमारी कृषि पद्धतियां देखेंगे। बच्चों हमारा जो किसान होता है वो बहुत मेहनत करता है, तब जाकर जो है उसकी फसल उगती है। ऐसा नहीं होता है कि जब बारिश गिरी, बोनी का समय आया तो किसान जो है जाकर के खेत को बो देगा, उसमें बीज बो देगा और बस आराम से फिर बैठा रहेगा, इंतजार करेगा कि कब फसल जो है वो पक जाएगी और फिर उसे काट के जो है वो बेच देगा। नहीं बच्चों, किसान जो है बहुत कड़े परिश्रम के साथ जो है फसल को उगाता है। वो बहुत सारी अनेक क्रियाकलाप करता है समय समय पर, ताकि जो है उसकी
उसकी फसल अच्छे से उगे और जो है फसल में अच्छी खासी उपज आए। तो वो कौन कौन से क्रियाकलाप करेगा, वो कौन कौन सी पद्धतियां करेगा, वो हम इसमें देखेंगे। वो क्या करता है, सबसे पहले अपनी मिट्टी को तैयार करता है ताकि जो है उसमें अच्छे से फसल उग सके, क्योंकि हमें पता है कि अगर मिट्टी अच्छी होगी तभी जाकर जो है उसमें फसल अच्छी उगेगी। क्योंकि ज्यादातर जितने भी खनिज पदार्थ जो होते हैं, जितने भी पोषण तत्व होते हैं, वो मिट्टी को किससे मिलते हैं, वो फसल को किससे मिलते हैं, वो मिट्टी से मिलते हैं। इसलिए वो अपनी मिट्टी को तैयार करता है। उसके बाद जो है वो बुआई करता है। बुआई यानी कि अपने खेत में बीजों को बोना, फसलों को बोने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, बुआई कहते हैं। वो बुआई करेगा, उसके लिए उसे बहुत सारे औजारों की आवश्यकता होगी। फिर उसके बाद जो है वो अपने जो जब थोड़े से पेड़ पौधे जो हैं वो बढ़ जाएंगे तो उसे खाद और उर्वरक देगा। जैसे बच्चों, हमें भी, हम जब छोटे होते हैं तो हमें बहुत सारी पोषण तत्व की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम बढ़ती उम्र के रहते हैं। तो हमें जो है बहुत सारे काजू बादाम खिलाए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा दूध पिलाया जाता है, ताकि पोषण तत्वों की कमी हमारे अंदर ना हो। इसी प्रकार जो है हमारा जो किसान है वो अपने फसलों को बिल्कुल बच्चों की तरह पालता है। उसे खाद और उर्वरक देता है ताकि उसमें जितने भी खनिज पदार्थ की अगर कोई कमी हो रही है तो वो उसकी पूरी हो जाए, उसकी पूर्णत हो जाए। फिर उसके बाद जो है वो उसे समय समय पर पानी देगा। पानी देने की क्रिया को, खेत में पानी देने की क्रिया को हम सिंचाई कहते हैं। बच्चों, जो खरीफ की फसल होती है उसमें तो क्या होता है, प्राकृतिक रूप से पानी गिरता है, क्योंकि जो खरीफ की फसल होती है वो कब होती है, वो वर्षा ऋतु में होती है। तो उनमें तो जो है पानी देने की आवश्यकता इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, समय समय पर भगवान ही उन्हें जो है पानी देता रहता है। पर जो बच्चों हमारी रबी की फसलें होती है उसमें इस सिंचाई का बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि उस समय ऊपर से जो है प्राकृतिक रूप से पानी नहीं मिलता है। तो जो है किसान को दूसरे तरीके से अपने फसलों को पानी देना होता है। तो उसे क्या करना होता है, सिंचाई करवाना होता है। फिर उससे जो है खरपतवार से सुरक्षा करनी होती है। बहुत सारे जंगली मवेशी जो होते हैं बच्चों, वो फसल खा जाते हैं, तो उनसे जो है हमें हमारे फसलों को बचाना होता है। साथ ही में खरपतवार, यानी कि बच्चों क्या होता है कि कुछ प्रकार के जो पौधे होते हैं वो अपने आप जो है फसलों के साथ उगने लग जाते हैं, क्योंकि वहां अच्छा पानी मिलता है और पोषण तत्व रहते हैं। तो जो जंगली पेड़ पौधे, जंगली फसलें जो होती हैं वो वहां उग जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो हमारी असली फसलों के साथ जो है कंपटीशन करती है, प्रतिस्पर्धा हो जाती है। किसके लिए, रोशनी के लिए, फिर पानी के लिए। तो उनसे जो है उनकी सुरक्षा करनी होती है, उन्हें हटाना होता है, ताकि जो फसलें हैं उसकी उपज पे, उसकी जो वृद्धि है उस पे कोई कमी ना आए। फिर साथ में क्या करना होता है, जब हमारी फसल जो है वो पक जाती है तो फिर उसे जो है बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ हमारा जो किसान है उसकी कटाई करता है। कटाई करने के बाद वो उसे थोड़े से बहुत सारी चीजों से गुजरता है, और फिर जब वो हमारी जो फसल होती है, वो जो हमारे धान होता है वो पूरी तरीके से जब साफ रहता है तो फिर उसका क्या करते हैं, उसका भंडारीकरण करते हैं। जब तक कि किसान उसे मार्केट में या फिर मंडी में बेच नहीं आता तब तक वो उसको क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। उसे क्या कहा जाता है, भंडारीकरण कहा जाता है। तो ये सारी क्या होती है, हमारी कृषि की पद्धतियां होती हैं, ये सारे क्रियाकलाप होते हैं जो समय समय पर हमारा कृषि करता है। कौन कौन सी, पहली वो करता है मिट्टी को तैयार करना, दूसरी है बुआई, तीसरी है खाद और उर्वरक प्रदान करना, चौथा हमने देखा सिंचाई, पांचवा हमने देखा खरपतवार से और जंगली मवेशियों से जो है हमारे फसल की सुरक्षा करना, साथ में ही फिर जब फसल पक जाए तो उसकी कटाई करना, और फिर हमने छठा देखा उसको संभाल के रखना, यानी कि जब तक वो बेच ना सके तब तक उसका भंडारण। अब बच्चों ये जितनी भी क्रियाकलाप है ये तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझाया ताकि आपके दिमाग में जो है ये थोड़ी थोड़ी आ जाए। ये जो है बच्चों ये बहुत लंबी लंबी क्रियाएं हैं। तो अब हम आगे वाले भागों में इनको ही जो है संक्षिप्त में देखेंगे कि इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, इनमें कौन कौन से औजारों की आवश्यकता पड़ती है, किस हिसाब से जो है हमारा कृषि इन सारी चीजों को करता है। ये हम अगले भाग में देखेंगे।